हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, तभी यह शॉर्ट नोट्स देखिए। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 का चैप्टर 1 आपको पढ़ाया था, समझाया था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी दोबारा बुक से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे इम्पोर्टेंट नोट्स कवर करा रही हूँ। इन्हीं नोट्स को पढ़ के आपको रिवाइज करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग तथा शिकार भी करते थे। आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित थे। ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे तथा आखेट मतलब शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यह लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये पशुपालन करते थे तथा गांव में रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब हम यह कह सकते हैं कि कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये है हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पे ये है विंध्य पहाड़ियाँ। यह है विंध्य पहाड़ियाँ और पूर्व उत्तर में है गारो पहाड़ियाँ। यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। और ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ तथा जौ जैसी फसल उपजाई गई थी। और यहाँ पे हमारी सिंधु नदी, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी से मिलकर बनी है। ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी बनाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापित किया था। गंगा दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। जिसके शासक जो मगध साम्राज्य थे उसका जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके जो प्रमुख शासक थे, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये प्रमुख शासक थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आज जो हम अपने देश को इंडिया कहते हैं वह शब्द इंडस से निकला है।
और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और सिंधु नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। सिंधु को हिंदोस कहा था अथवा इंदोस कहा था और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था को इंडिया 2500 वर्ष पूर्व कहा गया था उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों द्वारा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले ये भारत पूरे देश को नहीं बोला जाता था। भारत नाम का प्रयोग केवल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। भारत समूह का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद से मिलता है। भारत समूह का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसकी संस्कृत की आरंभिक कृति थी ऋग्वेद, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद की लैंग्वेज है संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। भारत इतिहास के शोध। अब हम पढ़ते हैं कि भारत इतिहास के शोध क्या हैं। इतिहास को जानने के शोध क्या हैं। पहली है पांडुलिपि। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। जो अतीत में जो भी पास्ट में जो कि पुस्तकें लिखी हुई हैं उन्हें पांडुलिपि कहा गया है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है। जो पांडुलिपि है उसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और लैटिन शब्द से लिया गया है मैन्यू, जिसका मतलब है हाथ। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो ये पांडुलिपि होती हैं ये ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की हुई भोजपत्र पर लिखी जाती थी और ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में देखने को मिलता है। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है। जो अतीत में पांडुलिपियां मिली हैं हमें, उसमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा गया है व उनके व्यवहारों के बारे में लिखा गया है, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा गया है, औषधियों के बारे में लिखा गया है और तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों का उल्लेख उसमें मिलता है। अब दूसरा जो स्रोत है हमारे पास वो है अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख उसे कहते थे जो पत्थर और तत्वा धातु जैसी अपेक्षाकृत इसकी सतह होती थी, बहुत कठोर होती थी और उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उसे अभिलेख कहा जाता था। शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को अभिलेखों पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, जैसे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। तो ये अभिलेख क्यों उत्कीर्ण किए जाते थे? ये शासकों द्वारा या कोई भी लोग अपने आदेशों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि ताकि लोग उन्हें देख सके, उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। जैसे शासक होते थे वो अपने लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अभिलेख पर उत्कीर्ण करवा दिया करते थे। आगे है पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो भी पास्ट में जो भी वस्तुएं बनी हैं या कोई भी चीज़ है जो कि अतीत में थी, उसका जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको पुरातत्वविद कहते हैं।
पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये 2 बार आ गया है। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, ये अवशेष ढूंढा करते थे, जैसे चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और ये चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और अतीत में जो भी औजारें बनाई गई हैं, हथियार बनाए गए हैं, बर्तन बनाए गए, आभूषण, सिक्कों की, ये छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं। इन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। वर्ष की गणना। हम वर्ष की गणना कैसे करते हैं? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह हैं वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। उनके जन्म से ही हम वर्ष की गणना करते हैं। जैसे BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, या ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से जो भी तिथि होगी उसमें BC, BCE या ईसा पूर्व लिखा जाएगा। और AD, CE या ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। जो AD है, CE है या ईसवी है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि है। BC को हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है और AD को ईसवी। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले का समय। जिस तिथि में भी BP लिखा होगा वो वर्तमान से पहले का समय होगा, पहले की तिथि होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अदरवाइज़ मैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 के सारे NCERT चैप्टर की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।